वक्त बीतने के साथ साथ ईरा और भी सरप्राइज होती जा रही थी। ईरा उससे उम्र में काफी छोटा था, लगभग 10 साल। वो कोमल अग्रवाल का हम उम्र ही था। लेकिन आशु का डिटर्मिनेशन कोमल और उसकी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी मूवमेंट टेक्निक के अंडर कोमल, जो पाथ टू स्नैचिंग हेवन में प्रोफिशिएंट थी, भी मुश्किल से कुछ मिनटों तक टिक पाती। और उसका मेंटल फोर्टिट्यूड डगमगाने लगता था। लेकिन इतने लंबे वक्त तक लड़ने के बावजूद आशु पूरी तरह से फोकस्ड था। वो लगातार उसके साथ मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहा था। उसने ना तो पीछे हटने की कोशिश की और ना ही अपनी जान को बिना वजह खतरे में डाली। उसे लगातार सप्रेस्ड किए के बावजूद इस तरह का फर्म एटीट्यूड बनाए रखना ईरा को काफी सरप्राइज कर रहा था। कोई हैरानी की बात नहीं कि शेरगिल परिवार उसके बारे में इतना ऊंचा सोचता है। बस यही मजबूत विल पावर एक ऑर्डिनरी इंसान के बस की बात नहीं है। रिसोर्सेज धीरे धीरे हासिल किए जा सकते हैं। प्राइमोर्डियल एनर्जी, आर्ट्स, कंपेनियन बीस्ट्स वगैरह को धीरे धीरे हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान की विल पावर मजबूत नहीं है तो चाहे उसके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, उसके लिए कुछ भी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आशु मरेगा नहीं तो वो बिना किसी शक के मिथिकल बनने का कैंडिडेट होगा। इरा ने मन ही मन आह भरी। इरा के सप्रेशन के अंडर आशु का फ्लाइंग इमोर्टल स्टैंस लगातार इंप्रूव हो रहा था और वो कदम दर कदम अदरवर्ल्डली होता जा रहा था। जब ईरा ने देखा कि उसकी पाथ टू स्नैचिंग हेवन का प्रेशर आशु पर से कम हो रहा है, तो उसने अपनी स्वॉर्ड एंड टेक्निक की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और एत्सिलो एक पल में आशु पर पहले से भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। हालांकि ये प्रेशर ज्यादा देर तक नहीं रहा। आशु धीरे धीरे सिचुएशन को स्टेबल करने में कामयाब हो गया। उसकी मूवमेंट टेक्निक वक्त के साथ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती जा रही थी। अब उसमें हेवन पर असेंड होने जैसा एहसास था, जो पहले की फेरी मूवमेंट टेक्निक से पूरी तरह अलग था। ईरा का चेहरा भी सीरियस हो गया। ईरा, जिसने अब तक अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल नहीं किया था, अब वो उसे इस्तेमाल करने लगी। उसकी पलकों के बीच एक वर्टिकल आंख अपीयर हुई। लेकिन उस आंख में कोई पुतली नहीं थी, बल्कि वो एक मिरर की तरह क्लियर थी। जैसे ही ईरा की लाइफ सोल अपीयर्स हुई, आशु, जिसने सिचुएशन को स्टेबल कर लिया था, अब डिसएडवांटेज में आ गया। इस बार आशु को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। चाहे उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक में कितना भी बदलाव किया हो या फ्लाइंग इमोर्टल स्टैंस का इस्तेमाल कितनी भी परफेक्टली किया हो, उसे फिर भी ईरा पूरी तरह सुप्रेस कर रही थी। स्वॉर्ड एंड पर्सन दोनों ने आशु को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि उसका एस्केप पाथ भी पूरी तरह सील कर दिया गया था। इससे आशु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जानवरों की लड़ाई में फंस गया हो। नहीं, फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा। आशु को रियलाइज हुआ कि चाहे वो अपनी मूवमेंट टेक्निक में कितना भी बदलाव करे, ईरा जैसे उसकी हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पा रही थी और सभी पॉसिबिलिटी को बंद कर रही थी। ये आशु को ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वो पिंजरे में बंद एक पक्षी हो या जैसे वो बुद्धा की हथेली में बंद एक बंदर हो। वो चाहे जो भी करे, वो निकल नहीं पा रहा था। ये प्रेशर एक पावरफुल मिथिकल क्रिएचर से लड़ने के मुकाबले अलग था। मिथिकल क्रिएचर्स से लड़ते वक्त उसे पता था कि वो उसके बराबर नहीं है, इसलिए वो बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश करता था। लेकिन ईरा का सामना करते हुए उसे ये साफ महसूस हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ ईरा से किसी भी तरह से कम नहीं थी। फिर भी वो हर तरीके से रिस्ट्रिक्ट हुआ महसूस कर रहा था, जैसे अनगिनत इनविजिबल थ्रेड्स ने उसे बांध रखा हो, जिससे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर पा रहा था। इस तरह की घुटन महसूस होना लड़ने की एबिलिटी ना होने से भी कहीं ज्यादा बुरा था। स्लॉटर लाइफ सोल ने आशु की स्ट्रेंथ और स्पीड को बूस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो ईरा के हमलों से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। बार बार पीछे हटने के बाद आंसू केव के अंदर गहराई तक पहुंच गया था। उसके पीछे एक पत्थर की दीवार थी और पीछे हटने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। ईरा का सप्रेशन कंटिन्यू था, लेकिन फिर भी उसे ये एडमिट करना ही पड़ा कि उसकी पीढ़ी के लोगों में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उसकी स्वॉर्ड के नीचे इतने समय तक टिक सकें। यह स्ट्रेंथ का सवाल नहीं था, बल्कि उस प्रेशर का था जिसे एक इंसान महसूस करता है। दूसरों के लिए यह बहुत आसान था कि वे अपने आप गिव अप कर दें और अपनी जान दांव पर लगा दें। और एक्सपर्ट के बीच की असली लड़ाई में हर एक कदम को कैलकुलेट करना जरूरी होता है। जो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ बर्स्ट और बेताबी होती है, वो कभी भी मौजूदगी में नहीं होती।
जितनी ज्यादा किसी में इंपल्स होता है उतनी ही ज्यादा खामियां सामने आती हैं। ये उसे मरने के लिए और आसान बना देता है। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये नहीं होता कि अपनी जान को खतरे में डाल दिया जाए, बल्कि खुद को शांत करना होता है। यहां तक कि जब कोई ब्लीड कर रहा होता है और जख्मी होता है तो भी उसे लगातार शांत रहकर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका ढूंढना होता है। यही एक लौता रास्ता होता है। ऐसे प्रेशर में आशु ने पहले ही फ्लाइंग इमॉर्टल स्टैंस को उसकी पूरी लिमिट तक पुश कर दिया था, लेकिन वो फिर भी ईरा के साथ मैचअप नहीं कर पा रहा था। इसने उसे अनजाने में उस फीमेल इमॉर्टल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था जिसने इमॉर्टल पैलेस के दरवाजे को फाड़ डाला था। शायद केवल ऐसी ही एक मूवमेंट टेक्निक ओपोनेंट के सप्रेशन को ब्रेक थ्रू कर सकती है। आशु की आंखों में जलन थी और अनगिनत ख्याल उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहे थे। वो सीन जिसमें फेरी ने इमॉर्टल पैलेस के एंट्रेंस को फाड़ डाला था, आशु के मन में अनगिनत बार रिप्ले हुआ था। फेरी के स्टैंस की नकल करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसमें छिपी प्रोफंडिटी और इनसाइट्स को समझना उसके लिए डिफिकल्ट था। फ्लाइंग इमॉर्टल स्टैंस की अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आशु ने उस फेरी के बारे में कुछ नई अंडरस्टैंडिंग्स गेन की थी जिसने एंट्रेंस को फाड़ डाला था। हालांकि वो नहीं जानता था कि इन इनसाइट्स का क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो पहले ही एक डेस्परेट सिचुएशन में था। आशु को अब परवाह नहीं थी। जैसे ही ईरा की स्वॉर्ड टेक्निक ने उसके सभी एस्केप रूट सील कर दिए, उसने ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल का इस्तेमाल किया। ये ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल टेक्निक पूरी तरह से पहले वाली ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल से अलग थी। हालांकि मूव्स वही थे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग था। पहले ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल स्किल बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, लेकिन अब इसमें एक तरह की फ्री और अनरिस्ट्रेन्ड फीलिंग थी जो मॉर्टल वर्ल्ड से परे थी। अगर एक वर्ड में इसे डिस्क्राइब किया जाए तो आशु को लगता था कि यही एक असली इमॉर्टल की डेफिनेशन थी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडिशनल नजरिए से। इमॉर्टल्स कभी भी इनविंसिबल और बेधड़क नहीं होते। इमॉर्टल्स और डीईटीज दो पूरी तरह से अलग काइनेंसेप्ट थे। डीईटीज जिस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं उसने उन्हें दूसरों के द्वारा पूजे जाने की वजह बना दिया। क्योंकि उनके पास कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में अथॉरिटी थी, इसलिए डीईटीज रूलर्स होते थे। पुराने वक्त में इमॉर्टल वर्ड ह्यूमन और माउंटेन को मिलाकर बनाया गया था। इसका असली मतलब था इंसानों के अंदर ट्रांसेंडेंस की तलाश। इमॉर्टल बस एक परस्यूट था, एक तरह की ग्रोथ। एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से यह कहा जा सकता था कि ये डीटीज से पूरी तरह अलग थे जो पावर्स को रिप्रेजेंट करते थे। पहले ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग थी और डायटी के करीब थी। अब आशु की इस्तेमाल की गई। ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल में एक इमॉर्टल का ऑरा था। ईरा की लाइफ सोल को कैटॉप्ट्रिक आइज के नाम से जाना जाता था। ये उसे इथीरियल स्टेट में एंटर होना अलाउ करती थी। उस इथीरियल स्टेट के अंडर न केवल वो अपनी फिजिक को मजबूत कर सकती थी, बल्कि उसे पावर ऑफ क्लेरवॉयंस भी मिलती थी। हालांकि वो सचमुच फ्यूचर नहीं देख सकती थी, लेकिन वो अपने ओपोनेंट के एक्शंस का अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता था। कैटॉप्ट्रिक आईज और पाथ टू स्नैचिंग हेवन की पावर, साथ ही अपनी बेजोड़ स्वॉर्ड टेक्निक पर भरोसा करते हुए ईरा अपनी पीढ़ी में एक काफी डरावनी शख्सियत थी। कुछ लोग ये भी मानते थे कि वो अपनी ही उम्र के रोशन के बराबर हो सकती हैं। इनफैक्ट यहां तक कि पुरानी पीढ़ी में भी बहुत कम लोग ही थे जो ईरा का मुकाबला कर सकते थे। तो फिर उसकी पीढ़ी तो बहुत ही दूर थी। ईरा ने पहले ही आशु को कोने में धकेल दिया था और बस रुकने वाली थी। दरअसल वो शुरू से ही आशु के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने का इरादा नहीं रखती थी। वो बस ये महसूस कर रही थी कि आंसू को अपनी मूवमेंट टेक्निक को और ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका चाहिए था। वो ये भी देखना चाहती थी कि वो इसे कितनी दूर तक ले जा सकता है। इसीलिए उसने इनिशिएटिवली फिलहाल के लिए आंशु की प्रैक्टिस पार्टनर बनने का फैसला किया, ताकि वो अपनी मूवमेंट टेक्निक को शोकेस कर सके। आंशु की परफॉर्मेंस उसे पहले ही सरप्राइज कर चुकी थी। साथ ही उसकी मूवमेंट टेक्निक पहले ही 6 परिवारों की टॉप मूवमेंट टेक्निक के बराबर थी। लेकिन बस इतना ही। एक टॉप नोच मूवमेंट टेक्निक का मुकाबला करना ये नहीं दर्शाता कि वो एक टॉप नोच पर्सन का भी मुकाबला कर सकता है। इनफैक्ट आशु की मूवमेंट टेक्निक उसके ही मैच की नहीं थी। जैसे ही वो रुकने वाली थी, इरा की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसकी वजह यह थी कि उसकी कैटॉप्ट्रिक आइज का इफेक्ट अचानक खत्म होता दिखने लगा।
जिससे वो आंसू की ट्रैजेक्टरी को डिड्यूस करने में नाकाम हो गईं। कैटॉप्ट्रिक आइज बिना किसी वजह के क्लेयरवॉयंस नहीं दे रही थीं। एक इल्यूजन जो उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा था लगातार उसके ओपोनेंट के रिएक्शंस को डिड्यूस करता था, जिससे ईरा को यह पता चलता था कि ओपोनेंट अगला कदम क्या उठा सकता है ताकि वो पहले से तैयार हो सके या उसे टारगेट होने से निपट सके। ये डिडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट था, जैसे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर रहा हो। तुरंत ईरा के दिमाग में फीडबैक आ जाती थी। इसमें कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये बैटल के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो सकती थी। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन अलग थी। कैटॉप्ट्रिक आइज आशु के अगले रिएक्शन को डिड्यूस नहीं कर पा रही की थीं, या कहें तो बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस थे, इसलिए वे रेफरेंस के तौर पर पॉइंटलेस साबित हो रही थीं। जैसे कोई इंसान 3 रास्तों में से किसी एक पर चल रहा हो, बिना ये सोचे कि वो कहां से आया। इरा आसानी से ये डिटरमिन कर सकती थी कि वो इंसान 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करेगा। सही रास्ता डिटरमिन करने का चांस बहुत ज्यादा था और इसके लिए प्रिपेयर होना भी आसान था। एट मोस्ट वो दोनों रास्तों के लिए प्रिपरेशंस कर सकती थी। लेकिन अब आंसू ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक बहुत से मोड़ पर खड़ा हो, जहां कम से कम 100 मोड़ हों। भले ही उसकी कैटॉप्ट्रिक आइज सभी पॉसिबिलिटीज का डिड्यूस कर सकती थी, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं था। इतने सारे सबसिक्वेंट चैलेंजेस को सील करना इरा के लिए नामुमकिन था। प्रेजेंट आशु ने इरा को ऐसा फील कराया उसकी मूवमेंट टेक्निक अनप्रिडिक्टेबल लग रही थीं, और यहां तक कि इरा भी उसकी ट्रैजेक्टरी को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी। तब ड्रैगन गेट फ्लाइंग इमॉर्टल आर्ट और ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल के बीच की बाउंड्री धुंधली होने लगी। अब मूवमेंट टेक्निक और अटैक मूव्स के बीच कोई फर्क नहीं था। इसे उसकी इच्छा के अनुसार अनलीश किया जा सकता था, लेकिन इसमें एक अनफैथमेबल प्रोफंडिटी थी। एलिगेंट। ईरा केवल इस वर्ड का इस्तेमाल करके आशु की मूवमेंट टेक्निक को डिस्क्राइब कर सकती थीं, चाहे उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स और पाथ टू स्नैचिंग हेवेन कितनी भी डोमिनियरिंग क्यों ना हो, वो आशु के लिए कोई खतरा नहीं बनती। और वही आशु के कैजुअल एक्शन ईरा पर इमेंस प्रेशर डाल रहे थे। जहां भी उसके कपड़े गुजरते, वहां स्पेस में दरारें पड़ जाती थीं। ईरा को एहसास हुआ कि वो आंसू की स्पीड के साथ नहीं चल पा रही थी। वो अनजाने में ही सीरियस हो गई। उसने आंसू को बराबरी का ओपोनेंट मान लिया था, न कि पहले की तरह जब वो केवल ये देखना चाहती थीं कि आंसू क्या हासिल कर सकता है। ईरा की मूवमेंट टेक्निक डोमिनेटिंग थी और आंसू की मूवमेंट टेक्निक एलिगेंट थी। दोनों पूरी तरह से अलग अलग मूवमेंट टेक्निक्स लगातार टकरा रही थीं, जिससे आंसू और ईरा दोनों को ही बहुत फायदा हो रहा था। टैलेंट के मामले में ईरा किसी से भी कम नहीं थी। अग्रवाल परिवार में भी बहुत कम लोग पाथ टू स्नैचिंग हेवन में माहिर हो पाते थे, और वहीं ईरा ने मात्र 12 साल की उम्र में इसमें बुनियादी महारत हासिल कर ली थी। लेकिन अपने करंट लेवल पर, चाहे वो उसकी पाथ टू स्नैचिंग हेवन मूवमेंट टेक्निक हो, उसका अपना लेवल या रियल्म, वो बॉटलनेक तक पहुंच चुकी थी। इपिक स्टेज से मिथिकल स्टेज पर पहुंचना कुदरत के खिलाफ जाने जितना मुश्किल था। एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को नर्चर करना पहले से ही काफी डिफिकल्ट था। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, लेकिन इंसान का मिथिकल स्टेज पर पहुंचना कंपेनियन बीस्ट को नर्चर करने से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा डिफिकल्ट था। 6 परिवारों के कई मेंबर्स रिसोर्सेज और काबिलियत के धनी थे, लेकिन इन सभी सालों में कितने लोग सच में मिथिकल स्टेज पर पहुंच पाए। एक परफेक्ट लाइफ सोल बेजोड़ मूवमेंट और स्वॉर्ड टेक्निक और एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के साथ ईरा, जो 30 साल की भी नहीं थी, पहले ही 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 30 साल की भी नहीं थी,
पहले ही 30 साल की भी नहीं थी। 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 पहले ही 30 ह्यूमन रेस के शिखर पर खड़ी थी। शिखर पर अकेलापन है। ईरा की आंखों में यह तारीफ नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का दुख था। उसके पास कोई अपना पार्ट नहीं था। इसीलिए जब उसने अपना मिथिकल कंपेनियन बीस्ट खो दिया तो भी ईरा ने ज्यादा नहीं सोचा। इसकी वजह यह थी कि वो हमेशा फंसी हुई थी। भले ही वो कुछ सालों तक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट का इंतजार करती, फिर भी चीजें वहीं रहती। इसके होने ना होने से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि आशु के साथ आज का मुकाबला उसकी लंबे वक्त से दबी हुई ब्रेक थ्रू और सक्सेस की इच्छा को जगा चुका था। यहां तक कि उसके थक हुए ख्याल भी एक्टिव हो गए थे। पिछले कुछ सालों में जीत एक नेचुरल बात बन चुकी थी। कोई इच्छा नहीं, लेकिन अब ईरा जीतने की कोशिश कर रही थी। स्वॉर्ड और बॉडी को कंबाइन करते हुए ईरा ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स और मूवमेंट टेक्निक को एक में मिला दिया। अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। बॉडी ही स्वॉर्ड थी और स्वॉर्ड ही बॉडी थी। केवल तभी वो आशु की ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल का मुकाबला कर सकती थी। दोनों को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हालांकि उनकी मूवमेंट टेक्निक्स पूरी तरह से अलग दिखती थीं और यहां तक कि एक दूसरे के अपोजिट थीं, फिर वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई भी लगती थीं। पार्ट 2 स्नैचिंग हेवन ह्यूमन स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट और किस्मत को अपने हाथों में लेने के कॉन्सेप्ट पर बनाई गई थी, जहां तक आशु के कॉन्सेप्ट ऑफ इमोर्टल का सवाल है। यह भी ह्यूमन ट्रांसेंडेंस के परसूट का ही का एक प्रोडक्ट था। हालांकि एक नेचर को कॉन्कर करने के लिए था, जबकि दूसरा नेचर में वापस लौटने के लिए था। यह कहा जा सकता है कि एक ही परसूट ने दो पूरी तरह से अलग पाथ्स को जन्म दिया था। दो टेक्निक्स के बीच लड़ाई में यह डिटरमाइन करना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। कोई भी अपर हैंड गेन नहीं कर सका। दोनों ही एक ब्रेक थ्रू की तलाश में थे और एक दूसरे को सुप्रेस करना चाहते थे। हालांकि जितनी भी इनसाइट्स वे गेन करते, उन्हें पता चलता कि उनका ओपोनेंट पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, वे एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। आज लाइफ में पहली बार था जब उन्होंने इतने टेनेशियस ओपोनेंट का मुकाबला किया था। दोनों ने अपने दिमाग पर जोर डाला और खुद को लिमिट्स तक पुश कर दिया और लगातार नए काउंटर मेजर्स और रेवलेशंस के तरीके ढूंढते रहे। लोर्ड्स फ्लावर केव में दो परछाइयां, दो लाइट स्ट्रीम्स की तरह लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं। जहां भी लाइट स्ट्रीम्स जाती, वहां स्वॉर्ड और सेबर बीम्स उनके पीछे चलती, यहां तक कि कपड़ों के हिलने से प्रोड्यूस हुई। फोर्स भी रॉक्स को आसानी से काट सकती थी, जिससे स्वॉर्ड स्लैश जैसे निशान बन जाते थे जहां भी वे दोनों जाते। फेरी बीस्ट्स और फेरीज ब्लेड बीम से टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। आसपास की रोग्स भी टूटकर बिखर जाती थीं और इसी तरह लोटस फ्लावर केव लड़ाई के निशानों से भर गई थी। आशु ने उस फेरी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, जो एंट्रेंस को चीर कर बाहर आई थी। वो इसे ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल के साथ परफेक्टली मैच कर सकता था, लेकिन वो अल्टीमेटली ईरा को हराने में नाकाम रहा था। वो सोचने लगा,
मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं फेरी और फ्लाइंग इमोर्टल के दो अलग अलग कांसेप्ट को ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल में फ्यूज कर दूं, तो क्या ये काम करेगा? आशु ने अपने मन में सोचा। ये बिना किसी शक के एक क्रेजी और बोल्ड आइडिया था। मूव्स वही थे, हालांकि कॉन्सेप्ट्स अलग थे। फिर भी यह नामुमकिन नहीं हो सकता। आशु का दिमाग लगातार ख्यालों से उथल पुथल मचा रहा था और वो सही मौके की तलाश कर रहा था। ईरा भी सोच ही रही थी। अग्रवाल परिवार ओरिजिनली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक पुराना परिवार था। डायमेंशनल स्टॉर्म से पहले उनकी कल्चरल विरासत बहुत गहरी थी। इसलिए डायमेंशनल स्टॉर्म के बाद अग्रवाल परिवार को जल्दी ही प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स रिसीव हो गई थी। अग्रवाल परिवार ने एंशिएंट कल्चर से भी कई प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स और टेक्निक्स को सीखा था। पाथ टू स्नैचिंग हेवन इसका एक एग्जाम्पल था। अग्रवाल परिवार की कई प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स सेम ही थीं। बाहरी लोग केवल ये मानते थे कि अग्रवाल परिवार पावरफुल था क्योंकि उन्होंने 6 फेडरेशन हीरोज में से एक को प्रोड्यूस किया था। हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि भले ही अग्रवाल परिवार का वो हीरो ना होता, फिर भी वे किसी से कमजोर नहीं होते। इसीलिए अग्रवाल परिवार के पास फेमस इनविंसिबल कन्नौज डिवाइन आर्ट को अबैंडन करने का कॉन्फिडेंस था। इसकी वजह यह थी कि बिना इस आर्ट के भी अग्रवाल परिवार के पास ऐसी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स थीं जो उन्हें एक्सपर्ट्स की दुनिया में ऊंची जगह पर बनाए रख सकती थीं। इरा जिस प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की प्रैक्टिस करती है, वो भी उन आर्ट्स में से एक थी जिसे अग्रवाल परिवार ने एंशिएंट कल्चर से सीखा था। इसे ग्रेट एम्परर मंत्रा कहा जाता था। हालांकि क्योंकि ये एंशिएंट कल्चर से डिराइव्ड की गई थी, इसीलिए ये किसी रेडीमेड प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट की तरह कंप्लीट नहीं थी। अग्रवाल परिवार की पीढ़ियों ने इस पर रिसर्च करके इंप्रूव कर कंप्लीट करने की कोशिश की और ईरा की पीढ़ी में ग्रेट एम्परर मंत्रा को मोर्टल लेजेंडरी और एपिक स्टेज तक पूरा किया गया। हालांकि एपिक स्टेज पर पहुंचने के बाद किसी को भी आगे बढ़ने का पाठ नहीं पता था। ग्रेट एम्परर मंत्रा का कोई सबसीक्वेंट फॉलोअप नहीं था, इसीलिए उन्हें खुद ही इसे कॉम्प्रिहेंड करना और आगे प्रोसीड करना था। इरा लंबे वक्त से ग्रेट एम्परर मंत्रा को स्टडी कर रही थी, लेकिन उसकी प्रोग्रेस लिमिटेड थी। पिछले कुछ सालों में वो पूरी तरह से ठहर चुकी थी। उसने कई पुरानी किताबें भी पढ़ी, लेकिन उसे ब्रेक थ्रू के लिए सही डायरेक्शन नहीं मिल सकी। हालांकि आशु के साथ इस मुकाबले ने इरा को नए आइडिया दिए। हेवन के पाथ को छीनना कितना डिफिकल्ट है। ह्यूमन रेस के लीडर के तौर पर एम्परर ही वो होता है जो हेवन के पाथ को सबसे डायरेक्ट फेस करता है। उसके मन में एक नया आइडिया उछाल मार रहा था। दोनों परछाइयों का आपस में टकराना कंटिन्यू था। अचानक ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग बन गई हो। वे एक साथ मुकाबले से पीछे हट गए और केव के छोर पर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके शरीर के भीतर एक रहस्यमयी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। जैसे किसी तूफान से पहले की शांति वे डायमेंशनलाइज्ड लॉर्ड्स फ्लावर केव में थे। केव के टॉप पर एक कॉम्प्लिकेटेड लॉर्ड्स फ्लावर पैटर्न बना हुआ था और उसके चारों तरफ एक फेरी उड़ रही थी। जैसे ही दोनों शांत खड़े थे, अचानक लॉर्ड्स फ्लावर पैटर्न के बीच में एक डिस्टोर्ट स्पेस अचानक अपीयर हुआ। उसी पल उस लोटस फ्लावर से एक क्रिएचर बाहर आया जो सीधे उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वो एक फेरी थी। जैसे ही वो फेरी अपीयर हुई, केव के अंदर से एक टेरिफाइंग पावर भी इरप्ट होना शुरू हो गई। एक पल में ऐसा लगा जैसे फेरी अनगिनत स्वॉर्ड बीम्स से कटकर टुकड़ों में बिखर गई हो। आशु और इरा का ऑरा भी इस एनर्जी से अफेक्ट हुआ और वे इनवॉलंटरीली मूव होने लगा। आशु का शरीर एक्सट्रीम स्टिलनेस से अचानक एक्सट्रीम मूवमेंट में आ गया। वो पल भर में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। वो एलिगेंट और ग्रेसफुल था, लेकिन इतनी तेज कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। उसे खुली आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन दिमाग रिएक्ट करने का ऑर्डर ही नहीं दे पा रहा था। पर्सन बस देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। यह निराशा आत्मा को तबाह कर देने के लिए काफी थी, लेकिन ईरा न केवल रिएक्ट कर पाई, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका स्वॉर्ड इंटेंट आसमान को चीरने जैसा मालूम हो रहा था। खुद पर बेजोड़ यकीन के साथ उसने आंसू की टेरिफाइंग स्ट्राइक को सामना किया। ब्लड फ्लावर्स की तरह खिल उठा। ईरा की उंगली आंसू के माथे के बीच पर रुक गई। वहीं आंसू की उंगली ईरा की हंस जैसी सुंदर गर्दन को टच कर रही बथी थी। उनकी उंगलियों से खून की बूंदें नीचे गिरने लगी। सिद्धार्थ एक बार फिर महिम सिटी आ चुका था।
हालांकि आज पहली बार नहीं था जब वो यहां आया था, लेकिन इस बार उसका मूड पूरी तरह अलग था। आशु, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। सिद्धार्थ महिम सिटी की गलियों में चल रहा था। उसका हैंडसम एंजल जैसा चेहरा राहगीरों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। हैंडसम? आदमी तो बहुत थे, लेकिन किसी ने भी सिद्धार्थ जैसा हैंडसम इंसान नहीं देखा था। हालांकि सिद्धार्थ अब पहले की तरह प्रिंस लाइक और जेंटल नहीं था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो एक स्कल्पचर की तरह परफेक्ट था। उसका हर मूव एलिगेंट और डिग्निफाइड था। मिस्टर सिद्धार्थ, महिम सिटी में आपका स्वागत है। जीवन कार के सामने खड़ा था और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ का वेलकम कर रहा था। हालांकि वो सिद्धार्थ जितना हैंडसम नहीं था, फिर भी जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो जीवन भी उससे कम नहीं लग रहा था। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी दो लड़कियां पल भर के लिए उलझन में पड़ गईं कि उनमें से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन था। आशु कहाँ है? सिद्धार्थ ने जीवन की तरफ देखा और कोल्ड आवाज में पूछा। ऐसा लगा जैसे उसे आशु के अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं थी। आशु अपने डोरमेन में वापस लौट आया और अपने रहस्यमयी फोन से ब्लड के रंग के अवतार की इंफॉर्मेशन देखी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। ट्रांसेंडेंट, फ्लाइंग, इमॉर्टल, मिथिकल। सिर्फ इस एक वर्ड ने आशु के अंदर और बाहर मिठास भर दी। पहले सीखी गई ड्रैगन गेट फेरी स्किल और ड्रैगन गेट फ्लाइंग इमॉर्टल स्किल गायब हो चुकी थी और केवल ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल नाम की एक ही स्किल बची थी। इसके अलावा इस स्किल की कोई रैंक नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि इसमें कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी भी खर्च नहीं होती थी। हालांकि आशु को जल्द ही समझ आ गया कि ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल में प्राइमोर्डियल एनर्जी का कोई फिक्स खर्च क्यों नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इसे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकता था। वो खुद तय कर सकता था कि कितनी प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च करनी है, इसीलिए इसकी कोई लिमिट नहीं थी। काश मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना इतना ही आसान होता, आशु ने लालची होते हुए सोचा। अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ सोल अभी तक परफेक्ट स्टेज तक नहीं पहुंची थी। मिथिकल स्टेज के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी थी। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ, सोल स्लॉटरर, अभी भी प्राइमोर्डियल बॉडी फॉर्म में ही थी और अभी भी एडवांस होना बाकी थी। फिर भी एक डिवाइन स्किल होने से मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। अगर मैं अपने सभी स्किल्स को डिवाइन लेवल तक ट्रेन कर सकूं तो मैं सच में इंप्रेसिव हो जाऊंगा। आशु ने कुछ दूसरी स्किल्स आजमाई और उसे रियलाइज हुआ कि उसके लिए अपनी स्किल को रैंक 10 तक ट्रेन करना ही मुश्किल होगा। मिथिकल लेवल पर एडवांस करना तो और भी मुश्किल था। इनफैक्ट, हालांकि एक डिवाइन स्किल हासिल करना मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कंपैरिजन में आसान था, फिर भी हर कोई ईपिक स्टेज पर डिवाइन स्किल को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता था। आशु इसे समझने में कामयाब हुआ। इसकी एक वजह उसकी लाजवाब काबिलियत थी और दूसरी वजह उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे। अगर उसके पास इतनी फाउंडेशन स्किल्स ना होती या उसने फेरी के एंट्रेंस से बाहर निकलने के उस फिनोमिनन को ना देखा होता तो उसके लिए मिथिकल लेवल तक पहुंचाना नामुमकिन होता। एक और इंपॉर्टेंट रीजन यह था कि उसका ओपोनेंट ज्यादा ही पावरफुल था। इसके अलावा उसके ओपोनेंट की टेक्निक ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल के लिए एकदम सुटेबल थी। दोनों पार्टियों ने इस मुकाबले के दौरान नई इनसाइट्स गेन की। इससे पहले कि आशु मिथिकल क्लास तक पहुंचे, आशु ने अंदाजा लगाया कि शायद ईरा का मूव भी मिथिकल लेवल तक एडवांस हो चुका होगा। हालांकि उसके पास रहस्यमयी फोन नहीं था जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ सके, फिर भी वो शायद भीतर ही भीतर जानती होगी कि क्या हुआ था। 6 परिवारों की विरासत सच में टेरिफाइंग है। कोई भी साधारण महिला इतनी केपेबल हो सकती है। आशु को महसूस हुआ कि 6 परिवारों की जड़ें बहुत गहरी थीं, हालांकि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ईरा 6 परिवारों में भी टॉप एक्सपर्ट्स में से एक थी। वे उतने कॉमन नहीं थे जितना आशु ने सोचा था। वो अभी अपनी डिवाइन स्किल को एडमायर कर ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल जीवन का था। यंग मास्टर आशु सिद्धार्थ महिम सिटी पहुंच चुका है। वो अकेला आया है। रेड्डी परिवार का एक भी आदमी उसके साथ नहीं है, जीवन ने कहा। आशु समझ गया कि जीवन का मतलब था कि सिद्धार्थ अगर अकेले महिम सिटी आने की हिम्मत कर रहा है तो वो जरूर पूरी तरह से तैयार होगा। ये एक वार्निंग भी थी कि आशु सतर्क रहे, लेकिन जीवन ये नहीं जानता था कि आशु उससे भी ज्यादा सतर्क था। इसकी वजह यह थी कि आशु को पता था कि उसे केवल सिद्धार्थ का ही सामना नहीं करना था, बल्कि उसे
टेरिफाइंग दी सेलेस्तारा का भी सामना करना था। मुकाबला कहां होगा और वक्त क्या है ऐसे? आशु ने पूछा। कल मुकाबला सिटी के एरना में होगा। वेन्यू पूरी तरह सेटअप कर दिया गया है वह है। हम डेफिनेटली किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को तुम्हारे और सिद्धार्थ के मुकाबले में इंटरफियर नहीं करने देंगे। तुम इस बारे में बेफिक्र रह सकते हो। हमने आहूजा परिवार और अग्रवाल परिवार को भी एज अ विटनेसेस इनवाइट किया है ताकि रेड्डी परिवार बाद में कोई इशू ना बना सके। प्रताप परिवार के लोग भी आएंगे, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि वे कल अपीएस हों, जीवन ने जनरल सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा। जीवन, तुम सिद्धार्थ से मिले हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो पहले से अलग है? आशु ने यह सवाल पूछते वक्त उस मैसेज के बारे में सोचा जो दी सेलेस्तारा ने गलती से उसे भेज दिया था। हाँ, वो वाकई थोड़ा अलग लग रहा है। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और उसका ऑरा भी पावरफुल है, जो एक लेजेंडरी स्टेज के स्टैंडर्ड जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये इंसान डेफिनेटली सिंपल नहीं है, जीवन ने कहा। और कुछ आशु ने पूछा, और क्या जीवन समझ नहीं पाया कि आशु किसकी तरफ इशारा कर रहा था? क्या तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ का लुक, टेम्पर या आवाज पहले से अलग है? आशु समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे बयां करे। जीवन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, उसका टेम्पर शायद पहले से थोड़ा अलग हो सकता है। वो कोल्ड लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। वो किसी हाई और माइटी गॉड जैसा लग रहा था। जिस नजरिए से वो हमें देख रहा था, वो ऐसा था जैसे चींटियों को देख रहा हो। मेरा मतलब वो नहीं है। चलो इसे ऐसे रखते हैं क्या? तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा एफेमिनेट लग रहा है? आशु ने फिर से पूछा। ज्यादा तो नहीं, जीवन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। आशु ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि दी सेलेस्तारा का मैसेज सिद्धार्थ को भेजा ही नहीं गया था? जीवन ने कहा कि वो कल आशु को लेने आएगा और उसे मुकाबले की तैयारी करने को कहा। महिम सिटी का सबसे बड़ा एरिना मेनली कंपेनियन बीस्ट्स की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर यहां परफॉर्मेंस टाइप मुकाबले होते थे, लेकिन आज आर्मी ने पूरे एरिना को सील कर दिया था। केवल कुछ खास लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन दी गई थी। इरा भी दर्शकों के बीच मौजूद थी। जैसे ही वो एरिना में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर हातिम की तरह स्वॉर्ड लटकाए हुए एरिना की रेलिंग के सामने खड़ा था। युवराज, इरा उसे देखकर थोड़ा हैरान रह गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो महिम सिटी आएगा। युवराज इरा और रोशन से कुछ साल बड़ा था। वो अभी अभी 30 के दशक में पहुंचा था और ईरा ने हमेशा इस लेजेंड के बारे में सुना था। 6 परिवारों में युवराज का एक बहुत ही खास निकनेम था, प्रताप परिवार का इकलौता आदमी जो कायर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं था कि प्रताप परिवार के लोग सच में कायर थे, बल्कि वे मूवमेंट टेक्निक्स में माहिर थे। जब दूसरे लोग प्रताप परिवार के मेंबर्स से लड़ते तो वे उनके शरीर तक पहुंच भी नहीं पाते थे। ये उनके ओपोनेंट्स के लिए बेहद निराशाजनक और अपमानजनक होता था। इसलिए लोग मजाक में प्रताप परिवार को कायर कहते थे। ऐसे परिवार में युवराज बाकी सबसे अलग था। उसने कभी भी लड़ाई जीतने के लिए अपनी मूवमेंट टेक्निक्स का सहारा नहीं लिया। जब वो ट्रेवलिंग पर था, तब उसने 6 परिवारों के टॉप एक्सपर्ट्स को हराया और उन्हें पूरी तरह से अपनी हार मानने पर मजबूर कर दिया। उसकी उम्र के आसपास का कोई भी एक्सपर्ट उसे हरा नहीं सका। अनफॉर्चुनेटली, युवराज उन सबसे कुछ साल बड़ा था। इसीलिए उसने रोशन और 6 परिवारों की युवा पीढ़ी के बीच हुई लड़ाई में भाग नहीं लिया। हालांकि 6 परिवारों का मानना था कि युवराज डेफिनेटली रोशन से कमजोर नहीं था, बल्कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता था। जब युवराज ने अग्रवाल परिवार को चैलेंज दिया था, तब इरा केवल 10 साल की थी, लेकिन वो उसे आज भी अच्छे से याद था, क्योंकि उसका वो कजिन ब्रदर, जिसे वो बचपन से आइडल मानती थी, भी युवराज को हरा नहीं सका था। पिछले कुछ सालों में उसने युवराज के बारे में बहुत कम सुना था। अफवाह थी कि वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक लार्ज डायमेंशनल जोन को कॉन्कर करने में बिजी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहां देखेगी। मुझे याद है, तुम कौन हो? तुम लूजर की बहन हो, सही कहा ना? युवराज ने इरा को देखते हुए याद किया। मेरे भाई का नाम सम्राट है, लूजर नहीं, इरा ने डिप्रेस्ड टोन में कहा। सब एक ही बात है। युवराज ने यह कहकर एरिना की तरफ देखा, जहां एक हैंडसम लड़का खड़ा था। रेड्डी परिवार का वो नौजवान बहुत खतरनाक है, युवराज ने इरा से कहा। इरा थोड़ी सरप्राइज रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवराज सिद्धार्थ के बारे में इतनी ऊंची राय रखेगा।
अगर युवराज किसी को टेरिफाइंग कह रहा था तो वो सच में बहुत खतरनाक होना चाहिए। इरा सबकॉन्शियसली ही सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। हालांकि वो पहले सेंट का टाइटल रखता था, लेकिन 6 परिवारों में ये टाइटल्स मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थे। इरा की पीढ़ी को छोड़ भी दें तो सिद्धार्थ की उम्र के लोगों में भी ध्रुव जैसा एक असाधारण इंसान मौजूद था, जिसके सामने सिद्धार्थ फीका पड़ जाता था। अब जब युवराज ने सिद्धार्थ की तारीफ की तो इरा को भी उसे ध्यान से देखने की क्यूरियोसिटी हुई। सिद्धार्थ एरेना में किसी एंशिएंट ग्रीक स्टैच्यू की तरह खड़ा था। वो बस वहां खड़ा था, फिर भी उसकी मौजूदगी एक ब्यूटीफुल और होली ऑरा क्रिएट कर रही थी। उसका ऑरा सच में बहुत स्ट्रांग था, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि वो ईपिक स्टेज पर पहुंच चुका था। लेकिन इरा ये नहीं समझ पा रही थी कि युवराज किस हॉरर की बात कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इरा युवराज के पास गई और क्यूरियसली पूछा। युवराज ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, उसके पास एक स्पेशल पावर है। स्पेशल इरा को समझ नहीं आया कि युवराज का स्पेशल से क्या मतलब था। कई प्राइमोर्डियल एनर्जी, आर्ट्स, प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स, पेट्स, लाइफ प्रोविडेंसेस और लाइफ सोल्स को स्पेशल पावर कहा जा सकता था। यह डिस्क्रिप्शन बहुत ही जनरल था। युवराज ने कहा, मैं लूजर के साथ एक डायमेंशनल जोन में गया था, वहां मुझे एक काला कोकून मिला। क्या उसने तुम्हें इसके बारे में बताया? नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कोकून के बारे में सुना है। 6 परिवारों के पास भी इस तरह के रिकॉर्ड हैं। कुछ रहस्यमयी डायमेंशनल जोन्स में ऐसे ही कोकून डिस्कवर हुए हैं। हालांकि उनके पास हमेशा पावरफुल मिथिकल क्रिएचर मौजूद होते हैं। किसी को नहीं पता कि इन कोकून के अंदर क्या होता है। ज्यादातर लोग अंदाजा लगाते हैं कि वे शायद किसी मिथिकल क्रिएचर के वंशज होते हैं। ईरा ने कहा, नहीं, वे ऑर्डिनरी मिथिकल क्रिएचर्स के वंशज बिल्कुल नहीं हैं। युवराज ने सीरियस होकर कहा। तब लूजर और मैंने काले कोकून को क्रैक किया और उसके अंदर मौजूद क्रिएचर को देखा। वो उस मिथिकल क्रिएचर से बिल्कुल अलग था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, बल्कि वो एक और उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था। युवराज की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी और उसने दृढ़ता से कहा, सिद्धार्थ में भी वैसी ही ऑरा है, लेकिन ये पूरी तरह सेम नहीं है। आखिर वो क्रिएचर था क्या? और मेरे भाई ने इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? ईरा ने पूछा। मुझे नहीं पता, युवराज ने कहा। हमने पहले सोचा था कि हमारी स्ट्रेंथ और मिथिकल पेट्स के सहारे हम उस काले कोकून को हासिल कर सकते हैं, भले ही हम उसे प्रोटेक्ट करने वाले मिथिकल क्रिएचर को हरा ना पाएं। लेकिन आखिर में हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर भी कोकून में बस एक छोटा सा सुराख कर पाए बाहर के मिथिकल क्रिएचर ने हमें लगभग मार ही डाला। युवराज ने कुछ देर रुककर कहा, जहां तक कोकून के अंदर के क्रिएचर की बात है, उसने बस अपना हाथ हिलाया और लूजर बुरी तरह जख्मी हो गया। हम बस किसी तरह मौत के मुंह से बच निकले। वो मेरे घर में लगभग 6 महीने तक इलाज करवाता रहा, तब जाकर रिकवर हुआ। अब मुझे याद आ रहा है, ईरा ने कहा। 1 साल पहले मेरा भाई साउथ डिस्ट्रिक्ट गया था। उसने कहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 महीने की ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वो लगभग 1 साल बाद लौटा। शायद यही वो वक्त था। ईरा थोड़ी रुकी, फिर बोली, जब से वो वापस आया है वो बिल्कुल बदल गया है। वो हर दिन डॉक्यूमेंट को चेक करता रहता है, जैसे कि वो कुछ रिसर्च कर रहा हो। वो बहुत रहस्यमयी तरीके से बर्ताव कर रहा है। जब मैं उससे पूछती हूं तो वो ये नहीं बताता कि वो क्या स्टडी कर रहा है। शायद वही वक्त था। युवराज ने कहा, जो कोई भी उस तरह के खौफनाक क्रिएचर को देख ले, वो नॉर्मल नहीं रह सकता। लेकिन वो बहुत खतरनाक था। शायद तुम्हारा भाई नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो या उसे दोबारा जाने से रोको, इसीलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो तुम कह रहे हो कि सिद्धार्थ में उस क्रिएचर जैसा ऑरा है? ईरा ने अजीब नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह सेम नहीं है। मुझे यकीन नहीं कि ये वही ऑरा है या नहीं। युवराज ने कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? पीछे से एक आवाज आई। एक लंबे बालों वाला आदमी जो रोब पहने हुए था उनकी तरफ आया। वो आदमी दिखने में ऑर्डिनरी था, लेकिन उसकी आंखें एक्सेप्शनली गुड लुकिंग थीं। वे ना तो बहुत बड़ी थीं और ना ही डबल आईलिड्स वाली, लेकिन उनके कॉन्टूर बहुत ही एस्थेटिक थे। करण, तुम बाहर आने के लिए तैयार कैसे हो गए? युवराज ने सरप्राइज होकर उस आदमी की तरफ देखा। युवराज ने जब 6 परिवारों की युवा पीढ़ी को चैलेंज दिया था, तब वो कभी नहीं हारा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उससे बराबरी की टक्कर ले सकते थे।
करण उन्हीं में से एक था। उस वक्त 6 परिवारों में लाजवाब काबिल लोगों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें गोल्डन जनरेशन भी कहा जाता था। शायद उसी पीढ़ी ने 6 परिवारों के सारे लक को यूज कर लिया था, क्योंकि 4 से 5 सालों के बाद जन्म लेने वाले जीनियसेस की तादाद बहुत कम हो गई। सिद्धार्थ की पीढ़ी तक आते आते सिर्फ ध्रुव ही आउटस्टैंडिंग था, जबकि बाकी लोग ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। इसके उलट 6 महान पारिवारिक दलों के बाहर ज्यादा से ज्यादा काबिल लोग सामने आने लगे थे। शेरगिल परिवार ने हमारे आहूजा परिवार से गवाह बनने की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं आया करण ने युवराज के पास आकर दर्शकों की जगह पर बैठते हुए कहा, इतने छोटे से मामले के लिए तुम आए। वसीम की जगह युवराज को यकीन नहीं हुआ। हाल ही में दुनिया शांत नहीं रही है और फीन टोम्ब में हलचल मच गई है। ब्लैक क्यूब्स के अपीयर होने के साथ मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं बाहर देखने आया हूं, करण ने कहा। फीन टोम्ब में कुछ हुआ? युवराज और ईरा शॉक रह गए। वे जानते थे कि आहूजा परिवार सालों से फीन टोम्ब को प्रोटेक्ट कर रहा था। कई पीढ़ियों के लोग वहां दफन हो चुके थे, जिससे फीन टोम्ब के क्रिएचर ह्यूमन वर्ल्ड में कोई परेशानी नहीं पैदा कर पाए थे। अगर वाकई में फीन टोम्ब में कुछ हुआ था तो आहूजा परिवार डेफिनेटली अफेक्ट होता। अभी के लिए तो सिचुएशन स्टेबल हो गई है, इसीलिए मैं थोड़ी सैर करने आया हूं। युवराज की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी और उसकी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। इस सिद्धार्थ में कुछ दिलचस्प जरूर है, तुम भी समझ पा रहे हो? युवराज ने करण के पास बैठते हुए पूछा। ईरा भी बैठ गई। युवराज और करण की पीढ़ी की कंपैरिजन में उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ इंफीरियर नहीं थी, हालांकि उसके पास उनके जैसा तजुर्बा नहीं था। कई साल पहले 6 परिवारों में बहुत कम मिथिकल कंपेनियन एग्स होते थे। यह अब जैसा नहीं था। जब वे ईरा को ऐसे ही एक मिथिकल कंपेनियन एग दे सकते थे, तब अगर वे एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट चाहते थे तो उन्हें डायमेंशनल जोन में जोखिम उठाना पड़ता था। इसी वजह से उनके तजुर्बे में फर्क आ गया था। हालांकि उनकी पीढ़ी ही सबसे दुखद पीढ़ी थी। जब बात मौतों की आती थी, बहुत कम लोग ही मिथिकल क्रिएचर्स को जिंदा लाने में कामयाब हुए थे। मैं बस रास्ते में ही ये जगह पड़ने की वजह से आकर देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां कुछ इतना दिलचस्प मिलेगा। हालांकि उसका ओपोनेंट थोड़ा कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज को बाहर आने पर मजबूर कर पाएगा, करण ने कहा। जरूरी नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो चीज कितनी टेरिफाइंग है, लेकिन सिद्धार्थ का ओपोनेंट कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, ईरा ने कहा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, आंसू युगराल का स्टूडेंट होना चाहिए, है ना इस बारे में? मेरी युग्याल से मिलने की बहुत इच्छा थी, अफसोस मुझे वो मौका नहीं मिला, युवराज ने कहा। ध्रुव को हराने के लिए वो कमजोर नहीं हो सकता। हालांकि उसे ग्रो होने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। पता नहीं उसने कितनी प्रोग्रेस की है। जब ये तीनों बात कर रहे थे, तभी आंसू वेन्यू में करे अश वेन्यू में दाखिल हुआ और सभी की नजरें नेचुरली उस पर टिक गईं। बाप रे, इसके लाइफ प्रोविडेंस को देखो, ये वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इसे हासिल करना 6 परिवारों में भी आसान नहीं है, करण ने आंखें संकरी करते हुए आंसू को स्कैन करते हुए कहा। इस लड़के का ऑरा गहरा और रिजर्व है और उसकी आंखों में मजबूत इरादा झलकता है। अगर ये मरा नहीं तो फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ बड़ा हासिल करेगा, युवराज ने भी सिर हिलाते हुए कहा। हाल के सालों में दुनिया भर में एक से बढ़कर एक जीनियस सामने आ रहे हैं। इसके उलट, हालांकि हमारे 6 परिवारों में कई जीनियस लोग जन्म तो लेते हैं, लेकिन उनमें प्रोविडेंस की लाइट और परसिवियरेंस की कमी होती है, करण ने आह भरते हुए कहा। ईरा और युवराज चुप ही रहे। करण की बात वो सब कुछ बयां कर रही थी जो वे सभी सोच रहे थे। 6 परिवारों की सिचुएशन हर पीढ़ी के साथ बिगड़ती जा रही थी और वे अब प्रोविडेंस से फेवर्ड नहीं लग रहे थे। हालांकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे कोई सोल्व नहीं कर सकता था। अगर किसी का बेटा कमजोर होता तो बाप केवल चिंता ही कर सकता था। आंसू, आखिरकार हमारी मुलाकात एक बार फिर हो रही है। सिद्धार्थ चुपचाप स्क्वायर में खड़ा था, आंखें बंद किए हुए। जैसे ही आंसू ने वेन्यू सब में कदम रखा, उसने अपनी आंखें खोली और उसे नफरत के साथ घूरने लगा। मेरी तुमसे मिलने की उतनी इच्छा नहीं है, आंसू ने कहा और अनायास ही सिद्धार्थ के निचले हिस्से की तरफ नजर डाल ली। फॉर्चुनेटली कपड़ों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बेशक आंसू ने ऐसा केवल सबकॉन्शियसली ही किया था। वो सच में ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहता था जो उसकी आंखों को जलाए, इसलिए उसने ट्रुथ लिसनर की हियरिंग का इस्तेमाल करके उस जगह को देखने की कोशिश नहीं की।
आज के बाद प्रोबेबली तुम्हें मुझे फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। आज तुम पर मेरा और मेरी बहन का जो कर्ज बाकी है उसे सूद समेत वसूल करूंगा। मैं तुम्हें प्राइमोर्डियल एनर्जी सी के क्रिपल होने का एहसास दिलाऊंगा, वो एहसास जब जिंदगी मौत से भी बदतर लगती है। सिद्धार्थ ने नफरत भरी आवाज में कहा। मुझे डर है कि तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, आशु ने यकीन के साथ जवाब दिया। आशु को मारना तो आसान था, लेकिन उसके प्राइमोर्डियल एनर्जी सी को क्रिपल करना नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले आशु की तरफ बढ़ा। जीवन कई सोल्जर्स के साथ स्टैंड को गार्ड कर रहा था और हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। शेरगिल परिवार की लाइब्रेरी में रोशन अपने फोन पर सर्वेलेंस फुटेज के जरिए इस लड़ाई को देख रहा था। चेस माउंटेन की केव में दी सेलेस्तारा भी अपने फोन पर वही सीन देख रही थी जो रोशन के फोन पर दिख रहा था। तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। स्क्रीन पर आंसू को देखते दी सेलेस्तारा की खूबसूरत आंखें हल्की सी नैरो हो गईं। आंसू शाह गॉड ऑफ जजमेंट का मजा, छक सिद्धार्थ ने कहा और अपना हाथ ऊंचा उठाया। उसके हाथ से होली लाइट इरप्ट हुई और एक बड़े से होली लाइट ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो आशु पर जोरदार हमला करने के लिए नीचे की तरफ आया। ये रेड्डी परिवार की फेमस होली लाइट जजमेंट स्किल थी। इसे सीखने के लिए किसी के पास रेड्डी परिवार की हीरो ब्लड लाइन का होना जरूरी था, और ये एक काफी टेरिफाइंग प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल थी। आशु पहले भी इस मूव को देख चुका था, लेकिन तब ये अब के जितना पावरफुल नहीं था। जाहिर था कि सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ अब इपिक स्टेज के शिखर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन आशु का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसने भी अपना हाथ उठाया और एक ब्लड कलर्ड फील स्लैश आउट कर दिया। ये और कुछ नहीं बल्कि डेमोनिक एस्ट्रल फील था। ब्लड कलर्ड लाइट फील और होली लाइट ब्लेड आपस में टकराए और एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन के साथ चकनाचूर हो गए। लाइट ब्लेड और लाइट वहील फटकर इतनी खतरनाक शाइन अकवेव पैदा कर गए कि पूरे एरिना की जमीन तक हिल उठी। स्टील कंक्रीट का सरफेस समुद्री लहरों की तरह ऊपर नीचे होने लगा। सिर्फ एक हमले में ही जमीन तहस नहस हो गई। बुरा नहीं है, इतनी कम उम्र में ही उसने एपिक स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ये हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब हम इस उम्र में थे, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने हल्का सिर हिलाया। वो वाकई बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं उसके पास कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट है, कहना मुश्किल है। रोशन थोड़ा डरावना है शायद। वो आशु के लिए कोई मिथिकल कंपेनियन एक ले आए, करण ने कहा। एरिना में? सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ लहराए और लगातार होली लाइट जजमेंट को कास्ट करने लगा। इतनी खतरनाक पावर्स को वो कैजुअली अनलीश कर रहा था। आशु का अपनी सेबर म्यान से निकालने का कोई इरादा नहीं था। वो केवल डेमोनिक एस्ट्रल व्हील का इस्तेमाल कर सिद्धार्थ का मुकाबला करता रहा। हर एक होली लाइट जजमेंट हमले को चकनाचूर करता हुआ युवराज और बाकी सभी को पहले लगा था कि ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि होली लाइट जजमेंट बहुत ज्यादा प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च करती थी। भले ही सिद्धार्थ के पास रेड्डी परिवार की हीरो ब्लड लाइन और स्पेशल फिजिक थी, फिर भी इसे बार बार इस्तेमाल करना नामुमकिन था। हालांकि उन्होंने पहले कभी आशु की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल नहीं देखी थी, लेकिन यह साफ था कि यह बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाली स्किल थी। होली लाइट जजमेंट का मुकाबला करने के लिए इसे भी बहुत प्राइमोर्डियल एनर्जी चाहिए थी, इसलिए इसे अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता था। लेकिन जल्द ही वे हैरान रह गए। सिद्धार्थ और आशु दोनों ही लगातार प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी उनमें थकावट का कोई निशान नहीं था। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा होली लाइट जजमेंट और डेमोनिक एस्ट्रल व्हील्स स्लैश आउट किए जा चुके थे। पूरा एरिना तहस नहस हो चुका था। खौफनाक टकराव से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। जब होली लाइट जजमेंट को कोई अपर हैंड नहीं मिला तो सिद्धार्थ ने इसे कंटिन्यू रखने का इरादा छोड़ दिया। वो रुका और आंसू को घूरते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहां तक भी पहुंच जाओगे। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी प्रोग्रेस भी स्लो नहीं है, लेकिन बस इतना ही, आशु ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। भले ही बार बार ऐसे प्राइमोर्डियल एनर्जी अटैक्स को अनलीश करना वाकई इंप्रेसिव था, लेकिन आशु के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। अगर सिद्धार्थ वाकई दी सेलेस्तारा के कांटेक्ट में था तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी सिंपल नहीं हो सकती थी। आखिरकार दी सेलेस्तारा जानती थी कि आशु के पास 2 मिथिकल पेट्स थे, 6 विंग्ड और ट्रुथ लिसनर।
ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी दी सेलेस्तारा को पूरा यकीन था कि आशु सिद्धार्थ के सामने नहीं टिक सकेगा, और यहां तक कि उसे चेस माउंटेन में दया की भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा। किसी भी तरह से देखने पर यह मुमकिन ही नहीं था कि सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी हो। इसके अलावा आशु को सिद्धार्थ से एक जाना पहचाना लेकिन अजीब सा ऑरा सेंस हो रहा था। आशु के प्रोवोक करने से भी सिद्धार्थ नाराज नहीं हुआ, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आशु, तुम सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। तुम एक जीनियस हो। इतने कम वक्त में स्टेज तक पहुंचना वाकई काबिल। तारीफ है, तुम जो कह रहे हो वो काफी सही है, आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलना जारी रखा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाहे तुम कितने भी काबिल हो या कितनी भी कड़ी मेहनत करो, मगर आखिर में तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान ही हो, और मैं वो हूं जिसे गॉड ने चूज किया है। मैं गॉड बनूंगा। सिद्धार्थ की आंखों में अटूट यकीन झलक उठा और उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंग होली लाइट उठने लगी। व्हाइट होली लाइट ने पूरे एरिना को रोशन कर दिया, जिस वजह से ऑर्डिनरी सोल्जर्स के लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया। वो क्या है? कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट? जैसे ही होली लाइट थोड़ी डिम पड़ी, सभी लोगों ने सिद्धार्थ के पीछे की तरफ एक स्पॉट पर देखा और हैरान रह गए। एक 6 विंग्ड सेराफिम जो होली लाइट से घिरा हुआ था, सिद्धार्थ के पीछे हवा में तैर रहा था। ऑर्डिनरी सोल्जर्स ने जब उस 6 विंग्ड सेराफिम को देखा तो उनके मन में उसके आगे घुटने टेकने और वर्शिप करने की अजीब सी इच्छा उठ रही थी। युवराज और करण ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही आंखों में हैरानी और एक्साइटमेंट झलक रही थी। वे साफ तौर पर कुछ समझ चुके थे। आंसू भी उस 6 विंग्ड सेराफिम को ध्यान से देख रहा था। वो उसके ऑरा में कुछ अजीब सेंस कर रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी कंपेनियन बीस्ट नहीं था, बल्कि इसकी मौजूदगी उन सफेद कोकून्स के अंदर मौजूद क्रिएचर्स जैसी लग रही थी। क्या टेरिफाइंग ऑरा है! क्या ये कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट है? ईरा ने कहा। वो उन कोकून्स के अंदर के क्रिएचर को नहीं देख पाई थी, इसीलिए उसे इसका सही अंदाजा नहीं था। नहीं, ये तो मिथिकल कंपेनियन बीस्ट से भी ज्यादा खौफनाक एग्जिस्टेंस है, युवराज ने कहा। क्या ये ईरा तुरंत समझ गई कि ये क्या हो सकता है? सिद्धार्थ ने अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए, मानो वो पूरे आसमान को गले लगा रहा हो। 6 विंग्ड सेराफिम विंग्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसके शरीर की तरफ उड़ गया और एक एंजल कवच में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने सिद्धार्थ के पूरे शरीर को एनवेलोप कर लिया। हालांकि वो एंजल कवच ऐसा लग रहा था जैसे वो सिद्धार्थ के शरीर पर ही ग्रो हो रहा हो और अब उसका ही एक हिस्सा बन चुका हो। उसके पीछे 6 विंग्ड सेराफिम के विंग्स पूरी तरह फैल गए, जिनसे होली लाइट बाहर निकल रही थी। उस होली कवच, उसके हैंडसम चेहरे के साथ वो सच में किसी घोड़ की तरह लग रहा था। सभी की नजरें सिद्धार्थ पर टिकी थीं, यहां तक कि कोई अंधा भी उसके शरीर से निकल रही एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस कर सकता था। क्या ये वही क्रिएचर है जो कोकून के अंदर था? ये किसी कंपेनियन बीस्ट जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये ऑर्डिनरी डायमेंशनल क्रिएचर से भी अलग लग रहा है। ईरा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। युवराज और करण चुपचाप सिद्धार्थ को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ यूजुअल से अजीब था। जीवन ने परेशान होकर आंसू को देखा। सिद्धार्थ की सिचुएशन वाकई थोड़ी अजीब थी। उसे यकीन नहीं था कि आंसू इसे संभाल पाएगा या नहीं। रोशन अपने फोन पर सर्वेलेंस फुटेज देख रहा था और उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। सिद्धार्थ की पीठ पर मौजूद 6 एंजेलिक विंग्स हल्के से फड़फड़ाए और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसने कोल्ड टोन में आशु को घूरते हुए कहा, आशु, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक घोड़ और एक इंसान में फर्क क्या होता है। यह कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली आशु की तरफ एम किया। सिद्धार्थ ने अपनी हथेली से एक लाइट बीम रिलीज की, जिसकी स्पीड चौंकाने वाली थी, जैसे वो होली लाइट हो जो सब कुछ तबाह कर सके। पूरा एरिना वॉल्केनो इरप्शन की तरह एक्सप्लोड हो गया। प्रोटेक्टिव शील्ड बिखर गई और एरिना हिलने लगा। मिथिकल पावर, युवराज ने सीरियस एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए कहा, यह सच में मिथिकल स्टेज की पावर है। करण ने हल्का सिर हिलाया। ईरा के पास पहले एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट था और इसीलिए ही वो जानती थी कि सिद्धार्थ का हमला वाकई मिथिकल स्टेज का था। वो अनजाने में घबरा गई। मिथिकल स्टेज की स्ट्रेंथ कोई नई चीज नहीं थी,
लेकिन यूजुअली ये किसी मिथिकल कंपेनियन बीस्ट से ही रिलीज होती है। हालांकि सिद्धार्थ ने खुद ही ये हमला किया था। ये किसी कंपेनियन बीस्ट की स्ट्रेंथ नहीं थी। ये एक बड़ा फर्क था। चाहे किसी कंपेनियन बीस्ट की स्ट्रेंथ कितनी भी ग्रेट हो, वे सिर्फ टूल होते हैं। ये एक फायर आर्म की तरह है। जो इंसान फायर आर्म का इस्तेमाल करता है वो खुद ताकतवर नहीं बनता। लेकिन अब सिद्धार्थ ने जो स्ट्रेंथ डिस्प्ले की, उससे यह साफ हो गया था कि वो कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। न सिर्फ उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ी थी, बल्कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक नए लेवल पर पहुंच गया था। एक्सप्लोजन डिम हुआ और सभी को तुरंत रियलाइज हो गया कि आशु को उस टेरिफाइंग फोर्स से कोई जख्म नहीं आया था। उसके सामने एक बड़ा सा व्हाइट 6 विंग्ड ड्रैगन अपीयर हुआ। वो ड्रैगन ही था जिसने सिद्धार्थ के हमले को रोका था, 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन। तो ये आशु का कंपेनियन बीस्ट है? युवराज ने हैरान होकर कहा। इरा और करण भी कुछ हैरान थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंकिंग पर सबसे पहले अपीयर होने वाला मिथिकल कंपेनियन बीस्ट आशु का होगा। उन्होंने ओरिजिनली सोचा था कि ये किसी लोकल बिगविग का होगा। चेस माउंटेन के अंदर दी सेलेस्तारा ने अपने फोन पर वीडियो के थ्रू आशु के 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को देखा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, क्या ये थोड़ी ज्यादा ही बेवकूफी नहीं है कि तुम एक 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का इस्तेमाल एक गार्जियन से लड़ने के लिए कर रहे हो? सिद्धार्थ ने 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को देखा और कोल्ड टोन में कहा, तो वो 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन तुम्हारा। अफसोस, चाहे तुम्हारे पास कोई भी पावरफुल मिथिकल पेट हो, तुम अपनी हार को जीत में बदल नहीं सकत। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने सीने के सामने हाथों से क्रॉस का साइन बनाया, जिसके साथ उसकी पीठ पर मौजूद 6 विंग्स चमकने लगे और टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस एक बार फिर कंडेंस वो हो गईं, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लाइट वेव्स के साथ बर्स्ट होने लगी। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा और उसका होली शरीर बर्निंग व्हाइट फायर के साथ बर्स्ट हुआ, जो सिद्धार्थ की बीम से टकरा गया। दोनों पावर्स आपस में टकराईं और एक्सप्लोड हो गई। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का बड़ा सा शरीर जमीन पर गहरी खाई बनाते हुए 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया और तब जाकर रुका। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा। उसने अपने 6 विंग को फड़फड़ाया और सिद्धार्थ की तरफ पहले से भी तेज स्पीड से बढ़ा। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन नहीं बदले, लेकिन उसका शरीर अचानक गायब हो गया, जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो। जब वो फिर से अपीयर हुआ तो वो पहले से ही 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के सामने था। उसने होली लाइट से ढकी हुई अपनी फिस्ट घुमाई और गार्जियन ड्रैगन के ठुड्डी पर पंच दे मारा। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन का बड़ा सा शरीर हवा में उछल गया। सिद्धार्थ का शरीर फिर से फ्लैश होते हुए अपीयर हुआ और वो उस गार्जियन ड्रैगन के सामने था, जो कि लाइट रे की तरह ऊपर की तरफ फेंका जा रहा था। उसने एक्सप्रेशनलेसली पंच मारा, जिससे गार्जियन ड्रैगन लेफ्ट और राइट झूलने लगा। साथ ही खून उसके मुंह से बेतहाशा निकलने लगा और आखिर में सिद्धार्थ ने उसके सिर पर पंच मारा, जिससे वो दूर उड़ गया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन स्पेक्टेटर स्टैंड में क्रैश हो गया, जिससे एरिना का आधा हिस्सा ढह गया। जो चीज जीवन को परेशान कर रही थी वो आखिरकार सच हो गई। यहां तक कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन भी सिद्धार्थ से मुकाबला नहीं कर सका। अब सिद्धार्थ, जो हवा में तैर रहा था, एक ऐसे सेंट की तरह लग रहा था जो दुनिया में घोड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डिसेंड हुआ। हो, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? युवराज ने करण से पूछा। बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यह अभी भी मिथिकल स्टेज के स्कोप में है। करण ने कुछ सोचने के बाद कहा। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कहा, अफसोस, आशु का मिथिकल कंपेनियन बीस्ट हार चुका है। उसे अब आगे लड़ाई कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए उस चीज को पूरी स्ट्रेंथ अनलीश करने के लिए मजबूर करना मुश्किल होगा। यह सच में अफसोसजनक है। करण को भी लगा कि इस मुकाबले का एंड होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आंसू इतनी आसानी से हार मान लेगा, इरा ने अचानक कहा। हालांकि उस 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन में अब भी लड़ने की एबिलिटी है, मगर लड़ाई जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली वो हार जाएगा। युवराज ने कहा। वो गलत था। इरा का यह कहना कि आशु हार नहीं मानेगा, इसका मतलब यह नहीं था कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन अभी भी लड़ाई करने की हालत में था। वो आशु के बारे में बात कर रही थी। हालांकि इरा जानती थी कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और धैर्य से देखना जारी रखा। आशु, क्या तुम अब जान गए हो
कि एक घोड़ और इंसान में क्या फर्क है। भले ही तुम इपिक स्टेज पर पहुंच जाओ और एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट रखो, तुम फिर भी घोड़ के सामने बस एक चींटी हो। सिद्धार्थ आशु को क्रिपल करने के लिए जल्दी में नहीं था। वो चाहता था कि आशु पूरी तरह से निराश होकर टूट जाए। सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन जमीन से धीरे धीरे खड़ा हुआ और दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन आशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे इशारा किया, जिसके बाद सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन उसके पीछे सिक्स होली फ्लेमिंग ड्रैगन विंग्स में बदल गया। हालांकि सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन अभी भी लड़ने की ताकत रखता था। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और बाकी एस्पेक्ट्स सिद्धार्थ से इंफीरियर थे, इसलिए लड़ाई कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं था। मुझे गॉड तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं बस एक पागल को देख रहा हूं जिसकी बस स्ट्रेंथ ज्यादा है, आशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। उसके शब्दों ने युवराज को हंसने पर मजबूर कर दिया। ये आशु काफी दिलचस्प है, मुझे अब वो पसंद आने लगा है, करण ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो सही कह रहा है, केवल सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ डिवाइन लेवल के शिखर तक पहुंची है, लेकिन उसका रियल्म और टेक्निक उस स्टेज तक नहीं पहुंची। ये कहना सच में थोड़ा ज्यादा ही एरोगेंट है कि वो गॉड है। हालांकि कभी कभी जब स्ट्रेंथ का फर्क एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तो भले ही ओपोनेंट बेवकूफ हो, जीतना फिर भी बहुत मुश्किल होता है। आशु की बातों ने सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि सिद्धार्थ केवल मुस्कुराया और बोला, तो फिर आइए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जिस पागल की तुम बात कर रहे हो वो कितना स्ट्रांग है। ये कहते हुए सिद्धार्थ का शरीर लाइट फ्लैश के साथ तुरंत आंसू के सामने अपीयर हुआ। उसकी हथेली, जो होली लाइट से घिरी हुई थी, अनबिलीवेबल स्पीड से आंसू की गर्दन की तरफ बढ़ी। आंसू की पीठ पर मौजूद ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाए और उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ की हथेली से बचने की कोशिश की। हालांकि उसने जवाबी हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो केवल सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराया। तुम अपनी सेबर क्यों नहीं निकालते? सिद्धार्थ ने पूछा, जबकि उसकी नजर आशु की कमर पर लटके बैम्बू ब्लेड पर टिकी हुई थी। अगर मैं अपनी सेबर का इस्तेमाल करूं तो तुम ऑलरेडी हार चुके होगे। फिर क्या पॉइंट है? आशु ने सीरियस चेहरे के साथ कहा। अब तो मुझे भी वो थोड़ा पसंद आने लगा है। मैंने सोचा था कि केवल हमारे आहूजा परिवार के लोग ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। करण हंस पड़ा। आशु की बातें सुनकर जीवन का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वो अभी भी उसके लिए बेचैन था। रोशन ने पलकें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया, क्या एरोगेंट लड़का है। सिद्धार्थ की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने ये सुना, लेकिन वो गुस्से में नहीं आया। उसने केवल आंसू को नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास बाद में भी ये बात कहने का साहस होगा। ये कहते हुए आशु को रिएक्ट करने का मौका दिए। बिना उसके शरीर से होली लाइट इरप्ट हुई, सिक्स एंजेलिक विंग्स हॉरिजॉन्टली फैल गए और उसका शरीर हवा में एक स्पीयर की तरह लटक गया। वो एक ह्यूमनॉइड क्रॉस की तरह दिख रहा था और उसके पूरे शरीर से डरावना ग्लो इमिट हो रहा था। उसके शरीर से लाइट बीम्स इरप्ट हुई, जिसने पूरे एरिना को एक स्टोर्म की तरह एनवेलोप कर लिया। हर स्वॉर्ड बीम में होली की अनमैचेबल पावर थी। आशु के एक्सप्रेशन नहीं बदले और उसने अपने पीछे मौजूद सिकस विंग्स को फड़फड़ाया। लाइट स्वॉर्ड्स की बौछार के बीच उसका शरीर ग्रेसफुली उड़ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फास्ट था, लेकिन उसने लाइट स्वॉर्ड्स की बौछार से बचने में कामयाबी हासिल की। लाइट स्वॉर्ड्स की बौछार जमीन पर गिरी और जमीन को ब्लास्ट कर दिया। हर लाइट स्वॉर्ड में मिथकल लेवल की पावर थी। करण ने अचानक युवराज की तरफ देखा और कहा, क्या ये आशु तुम्हारे प्रताप परिवार का छुपा हुआ बेटा है? क्या मतलब? युवराज ने पलकें चढ़ाते हुए पूछा। अगर नहीं तो उसके पास इतनी अजीब मूवमेंट टेक्निक क्यों होगी? ऐसी मूवमेंट टेक्निक शायद दूसरे परिवारों को सरपास कर सकती है। केवल तुम्हारा प्रताप परिवार ही मूवमेंट टेक्निक में उससे मुकाबला कर सकता है, करण ने कहा। युवराज ने आशु को लंबे वक्त तक देखा और फिर कहा, उसकी मूवमेंट टेक्निक वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन यह हमारे प्रताप परिवार का स्टाइल नहीं है। करण ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि आंसू थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन उसने जो कहा वो गलत नहीं था। उसकी कंपैरिजन में सिद्धार्थ का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन केवल थोड़ा बेहतर है। वो थोड़ा स्ट्रांग और फास्ट है। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन सेम लेवल पर होता तो सिद्धार्थ शायद सेकंडों में ही हार जाता। शेरगिल परिवार ने सच में इस बार एक ट्रीजर हासिल कर लिया।
है कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्होंने आशु को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनेट को नाराज करना पसंद किया। ये सही है, लेकिन तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ इमेंसली पावरफुल है। ये टेक्निक उनके बीच के गैप को मेकअप करने के लिए काफी नहीं है। ऐसी इनइक्वालिटी के ऑर्डर अगर सिद्धार्थ 100 गलतियां भी करे तो भी ठीक है। अगर आशु एक गलती करता है तो वो मर सकता है। युवराज ने सीरियसली कहा, चलो देखते हैं, मुझे ये आशु और ज्यादा दिलचस्प लगने लगा है। कोई शक नहीं कि वो मेरी बहन के दोस्त बन सकता है, करण ने कहा। तुम्हारी छोटी प्रिंसेस का सच में एक दोस्त है। युवराज और ईरा की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्होंने कुछ अनबिलीवेबल सुना हो। करण को लगा कि उसने कुछ गलत कहा है और केवल इतना कह सकता था, वे केवल कुछ बार इत्तेफाक से मिले हैं, लेकिन उनका रिश्ता बुरा नहीं है। मैं ये देखने आया था कि आंसू किस तरह का इंसान है। तुम परेशान थे कि आंसू तुम्हारे परिवार की छोटी प्रिंसेस के करीब आ जाएगा और डर रहे थे कि उसका कोई और मकसद हो सकता है, इसलिए तुम चेक करने आए हैं, है ना? युवराज ने होंठों को मोड़ते हुए कहा। करण मुस्कुराया और बोला, इसे इतना बुरा मत बनाओ, मैं केवल देखने आया था। यह देखकर कि लाइट स्वर्ड्स की बौछार आंसू को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकी। सिद्धार्थ की पीठ पर मौजूद एंजेलिक विंग से टेरिफाइंग फ्लेम्स निकली, जिससे उसका शरीर हाई स्पीड से आगे बढ़ा और उसने आंसू पर टेरिफाइंग पावर के साथ स्लैश किया। आंसू ने जवाबी हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने केवल लगातार अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ के हमलों से बचने की कोशिश की। सिद्धार्थ की हर स्ट्राइक बहुत ज्यादा डेंजरस थी, जिसने एरिना को टुकड़ों में बदल दिया। यहां तैनात ऑर्डिनरी सोल्जर्स पहले ही जीवन के ऑर्डर पर एरिना से पीछे हट चुके थे। वे एरिना के बाहर इंतजार कर रहे थे, जबकि केवल जीवन और कुछ ईपिक एक्सपर्ट्स ही एरिना के अंदर रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इरा और बाकी लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और वे एरिना के पीछे की दीवार तक पहुंच गए ताकि घमासान लड़ाई के असर से बच सकें। क्या पावरफुल फोर्स है इस 6 विंग्ड सेराफिम ने सिद्धार्थ को जो पावर दी है, उससे मुझे जलन हो रही है, करण ने कहा। चाहे पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। क्लियरली सिद्धार्थ के पास ऐसी पावर को इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं है। यह पूरी तरह से बर्बादी है। अगर मैं होता तो मैं आशु को पहले ही जमीन पर गिरा चुका होता, युवराज ने कहा। जरूरी नहीं, इरा ने नाखुशी से असहमति जताई। आशु की मूवमेंट टेक्निक उसके साथ अपग्रेड हुई थी। अगर युवराज ने कहा कि आशु लैकिंग है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो भी लैकिंग है? करण ने तारीफ की। आशु की मूवमेंट टेक्निक ट्रूली पावरफुल है। इतनी बड़े स्ट्रेंथ के फर्क के बावजूद उसे कोई जख्म नहीं आया। मैंने ऐसी मूवमेंट टेक्निक केवल तुम्हारे प्रताप परिवार में देखी है। सिद्धार्थ के तूफानी हमलों के अंडर आशु का शरीर ऊपर उठने लगा। वो तेज नहीं लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उसके कपड़ों तक को भी टच नहीं कर पाया। सिद्धार्थ शुरुआत में बहुत शांत था। वो अलग अलग टेक्निक्स और प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स का इस्तेमाल करके आशु को हिट करना चाहता था, लेकिन उसने चाहे जिस भी टेक्निक या प्राइमोडियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल किया, वो उसे चोट नहीं पहुंचा सका। आशु, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मुझे गॉड की एक्चुअल पावर को इस्तेमाल करने दे रहे हो। सिद्धार्थ ने अपना हमला रोक दिया, बल्कि उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी पीठ पर 6 एंजेलिक विंग्स एक खिलते हुए फूल की तरह फैल गए। क्या वो फाइनली आ रहा है? करण ने मुस्कुराना बंद कर दिया और सॉलमली सिद्धार्थ को देखने लगा। युवराज के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए, क्योंकि वो बिना कुछ कहे सिद्धार्थ को देखने लगा। ईरा ने भी ऐसा ही किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मिथिकल स्टेज और एपिक स्टेज के बीच के फर्क केवल एक एस्पेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था। मिथिकल स्टेज और एपिक स्टेज के बीच का असली गैप व्हील ऑफ डेस्टिनी की मिराकुलस पावर थी। हालांकि हर मिथिकल क्रिएचर का व्हील ऑफ डेस्टिनी अलग होता है, लेकिन एक कॉमनैलिटी होती है। मिराकुलस पावर कुछ ऐसी होती है जिसे मिथिकल स्टेज से नीचे का कोई भी लिविंग क्रिएचर विथस्टैंड नहीं कर सकता। सिद्धार्थ के शरीर से निकलने वाली होली लाइट और इंटेंस हो गई। उसकी पीठ पर 6 एंजेलिक विंग्स एक एंसिएंट लाइट के दरवाजे में बदल गए, एक मिरेकल होली एंजल का रिडेम्पशन। सिद्धार्थ की पावरफुल आवाज के साथ उसके पीछे का रोशनी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसमें से एक ब्रिलियंस होली लाइट बाहर निकल आई,
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।